So everyone note down. In today's class, we will begin with this new chapter, that is sequence and series. So before starting this new chapter, sequence and series, let me explain you what is the meaning of sequence and series. What is the application of sequence and series? ये सारे चीजों को हम लोग देखेंगे अभी के क्लास में पहले. And then we'll start with the questions. So ध्यान से नोट करना. So what is the meaning of sequence? Now when we say sequence, certain, हम लोग बोलते हैं ना कि stand in sequence, है कि नहीं? ऐसे बोला जाता है कि नहीं stand in sequence, मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं मुझे तुम लोग? Order, stand in order, है कि नहीं? तो एक बात बताओ मुझे, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस मतलब एक पैटर्न में, मतलब ऐसे नहीं कि पहले बड़ा कोई हाइट में जो बड़ा है वो खड़ा हुआ लाइन में, फिर उसके बाद जो छोटा है वो खड़ा हुआ, फिर जो बड़ा है वो खड़ा हुआ, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में, जो एक प्रॉपर पैटर्न में एक पर्टिकुलर चीज हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सीक्वेंस कहते हैं. सो वी फाइंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस. सीक्वेंस मींस सेट ऑफ नंबर्स written one after the other following a fixed pattern of progression, following a fixed pattern ऑलराइट. तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब हो गया सेट ऑफ नंबर्स जो हम लोग एक के बाद एक लिखेंगे, ठीक है, वन आफ्टर द अदर फॉलोइंग अ फिक्स्ड पैटर्न. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करके अगर हम लोग एक के बाद एक नंबर्स को लिखे तो क्या फॉर्म करते हैं? सीक्वेंस फॉर्म करते हैं. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, सपोज इफ आई राइट 2, आफ्टर 2 वी राइट 4, देन आफ्टर 4 वी राइट 6, 8 एंड सो ऑन. हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन से फिक्स्ड पैटर्न को हम लोग फॉलो कर रहे हैं. वी आर फॉलोइंग अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन, दैट इज वी आर एडिंग +2 to every number to get the next term. Now which sequence are we following? Which pattern are we following? यहाँ पे हम लोग एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं to get the next term. तो यहाँ पे हम लोग कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? एडिशन का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. एक कांस्टेंट नंबर को हम लोग हर एक टर्म में ऐड कर रहे हैं to get the next term. पैटर्न ऐसा भी हो सकता है कि मान लो पहला नंबर 3 है, 3 के बाद 0, 0 के बाद -3, -3 के बाद -6 एंड सो ऑन. पैटर्न ऐसा भी हो सकता है. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कौन से पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट नंबर को, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे भी कांस्टेंट नंबर को ऐड ही कर रहे हैं. वो कौन सा कांस्टेंट नंबर हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, कोई बता सकते हैं? -3. We are adding -3 to every term. We are adding -3 to every term to get the next term. तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? एडिशन का ही पैटर्न फॉलो हो रहा है. पैटर्न ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24 एंड सो ऑन. सो व्हाट आई एम फाइंडिंग कि यहाँ पे हम कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? आई एम मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट नंबर एंड व्हाट इज दैट कांस्टेंट नंबर? 2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म. तो यहाँ पे भी हम सेट ऑफ नंबर्स लिखा है. मैंने यहाँ पे नंबर्स को लिखा है और एक के बाद एक नंबर्स को लिखा है फॉलोइंग अ फिक्स्ड पैटर्न. यहाँ पे कौन से फिक्स्ड पैटर्न मैंने फॉलो किए कि यहाँ पे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट नंबर को टू गेट द नेक्स्ट टर्म. ऐसा भी हो सकता है कि 3 के बाद मान लो 1, 1 के बाद 1/3, 1/3 के बाद 1/9 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे मैंने क्या पैटर्न फॉलो किया? यहाँ पे हम फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म. तो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे प्रोग्रेशन जो है अरिथमेटिकली बढ़ रहा है. प्रोग्रेशन नाम नहीं खुद क्या बता रहे हैं? प्रोग्रेशन नाम से ही खुद पता चल रहा है. प्रोग्रेशन मतलब क्या? बढ़ रहा है, आगे प्रोग्रेस हो रहा है. टर्म्स को हम बढ़ा रहे हैं, एक के बाद एक लिख रहे हैं. और कैसे लिख रहे हैं? एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करके लिख रहे हैं. तो यहाँ पे पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन क्या है? एडिशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मतलब यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन वो कैसे है? अरिथमेटिकली है. जैसे मान लो अभी सिलीगुड़ी में कोरोना का केसेस कैसे बढ़ रहा है? अरिथमेटिकली बढ़ रहा है, ज्योमेट्रिकली नहीं बढ़ रहा है. ऐसा नहीं कि आज 50 है, कल 100, कल 200, कल 400, कल 800, ऐसे नहीं हो रहा है. आज 2 है तो कल 4, कल 5, कल 6, कल 7, कल 10 हुआ. तो प्रोग्रेशन कैसे है बताओ? तो अभी प्रेजेंटली सिलीगुड़ी का कोरोना वायरस का जो पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन है वो कैसे है? अरिथमेटिकली है. एक टाइम था जो सेकेंड वेव था, तब ज्योमेट्रिकली था. आज देखे 14, कल देख रहे कि एक बार में 40 हो गया, कल देख रहे एक बार में 80 हो गया, कल देख रहे एक बार में तुम्हारा 120 हो गया.
तो हम क्या देख रहे हैं कि वहां पे जो पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन था वो कैसा था बताओ तो, ज्योमेट्रिकली था। पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन बहुत तरह से हो सकता है, ऐसा नहीं कि पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन अरिथमेटिकली होगा या फिर ज्योमेट्रिकली होगा। ज्योमेट्रिकली नाम से क्या पता चल रहा है, कुछ मल्टीप्लाई कर। सो वी आर फाइंडिंग दैट पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन एडिशन का भी हो सकता है, पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है। अगर हम एडिशन बोल रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, वो कौन सा नंबर है, 2। यहाँ पे फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, क्या है वो नंबर, -3। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग हर एक टर्म में 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम अरिथमेटिकली बोल रहे हैं मतलब हम फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं या फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम ज्योमेट्रिकली बोल रहे हैं मतलब फिक्स नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आई एम मल्टीप्लाइंग 1/3 टू एवरी टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि we are dividing 3 to every term to get the next term. So the pattern of progression can be geometrically, the pattern of progression can be arithmetically. Arithmetically मतलब add या subtract करके, geometrically मतलब multiply या फिर divide करके। और भी बहुत तरह का होता है। एक टाइम था जब तुम्हारा पूरा इंडिया का कोरोना वायरस केस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था। एक्सपोनेंशियल मतलब डर लग जाता है। डर क्यों लग जाता है? एक बार में आज 1 लाख है, कल को 4 लाख हो जाएगा, कल को एक बार में 12 लाख हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत हाई रेट से ग्रोथ हो रहा है। जैसे तुम लोग देखता होगा कि मलेरिया जब होता होगा, डेंगू, सॉरी नॉट मलेरिया, डेंगू, तो देखा होगा प्लेटलेट्स काउंट को कैसे मेजर किया जाता है। एक बार में देखो प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख टाइम 1 लाख बढ़ जाता है, 1 लाख घट जाता है। तो वो क्या हो गया, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ। तो हम लोग किसी भी चीज का ग्रोथ को मेजर कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रेशन। मतलब ये सीक्वेंस सीरीज चैप्टर हेल्प्स अस इन काउंटिंग द ग्रोथ कि कल को ग्रोथ क्या होगा। आज तुम्हारा अगर मान लो तुमने 100 रुपए सेविंग किया, कल 200 रुपए सेविंग किया, तीसरा दिन 500 रुपए सेविंग किया, तो ओवरऑल सेविंग तुम्हारा क्या है। तो ये सारा जो कंसेप्ट्स है, ये सारे कंसेप्ट्स इस चैप्टर में आता है, दैट इज सीक्वेंस इन सीरीज। नाउ यू नीड टू डिफरेंशिएट द मीनिंग डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। बट बिफोर मूविंग टू दैट, लेट मी टेल यू कि जहां पे पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन का होता है, उसको हम लोग अरिथमेटिकली बढ़ रहे हैं। पैटर्न क्या है, अरिथमेटिकली फिक्स पैटर्न, मतलब यहाँ पे वो कौन सा पैटर्न है, अरिथमेटिकली। और प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जहां पे ज्योमेट्रिकली बढ़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि वहां पे हम टर्म्स को बस लिखते हैं। टर्म्स को हम लोग लिख के क्या चीज से सेपरेट करते हैं, कॉमा से। मतलब वहां पे बस हम टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेपरेटेड विद व्हाट, कॉमा। और सीरीज का मतलब क्या होता है देखना। सीरीज में हम क्या करते हैं, टर्म्स को लिख के टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज एंड अ सीक्वेंस। सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी टर्म्स है सीक्वेंस का, अगर मुझे उसका समेशन निकालना है, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करना है समेशन के फॉर्म में, तो मैं उसको ऐड करके रिप्रेजेंट करता हूं, उसको बोलते हैं हम लोग सीरीज। तो पैटर्न दोनों में एक ही होगा, मतलब पैटर्न दोनों, जो लॉजिक है दोनों में पैटर्न का वो एक ही है। बट यहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंस में हम लोग कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, और सीरीज में क्या होता है, हम लोग ऐड कर देते हैं। टर्म्स को क्या कर देते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सीरीज। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीक्वेंस एंड अ सीरीज। जैसे मान लो ये सीक्वेंस हो गया तुम्हारा कौन सा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला सीक्वेंस हो गया। इस टर्म्स को अगर मान लो समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे, तो ये हो गया तुम्हारा जीपी सीरीज। समझ में आया बात? ओके, नाउ लेट अस बिगिन। जस्ट आई मीन और भी बहुत सारा पैटर्न होता है। पैटर्न जस्ट यही नहीं है, बहुत सारा पैटर्न है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी सीरीज, एचपी, बट ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, दो ही चीज है, एक हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन था बहुत पहले, बट at present this is not in your syllabus. So in today's class we will begin with what is arithmetic progression. And here the most important difference which you must understand is what is the difference between sequence and series. So clear? Now one more thing is very very important. To represent a sequence or a series, listen here everyone, you must at least write down 3 terms.
नाउ व्हाई 3 टर्म्स इज रिक्वायर्ड? जैसे मान लो 3 के बाद 6 है, ठीक है, तो 6 के बाद क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हारा यहाँ दो आंसर हो सकता है। 3 के बाद 6 है तो तुम ये सोच सकते हो कि 3 में 3 ऐड हुआ है तो उससे 6 फॉर्म हुआ है, तो 6 के बाद क्या बोल सकते हो आंसर? 9 भी। और यह इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि 2 3 जा 6, 2 6 जा 12. So that's why please make sure that whenever you are writing a sequence or you are writing a series or suppose you want to find out कि ये पैटर्न क्या है यहाँ पे, तो कम से कम उस क्वेश्चन में 3 टर्म्स पता होना चाहिए। बिना 3 टर्म्स का नाम हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वहां पे पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन क्या है, क्या वहां पे पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन अरिथमेटिक का है, क्या यहाँ पे पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक का है। वो समझने के लिए यहाँ पे याद रखना हम लोग को कम से कम 3 टर्म्स जरूरत मतलब पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो वहां पे 3 टर्म्स कम से कम दिया होगा। और अगर हम सीक्वेंस को लिख रहे हैं, सपोज इफ आई एम राइटिंग रिक्वायर्ड आंसर में जो सीक्वेंस इज, तो एटलीस्ट वी मस्ट राइट डाउन हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। Now let's say for example we have 3, then we have got 6, then we have got 9 and so on. Now which sequence does this represents? ये fixed pattern of progression किस sequence को represent कर रहे हैं? Arithmetic progression को represent कर रहे हैं। इस arithmetic progression का जो पहला term है उसको हम लोग first term को क्या चीज से denote करते हैं? We denote first term with small a. Please note down everyone. First term of any GP, I mean of any sequence, not only GP, वो या कोई भी sequence है, वो कोई भी सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके उस सीक्वेंस का जो पहला टर्म है उसको हम लोग हमेशा क्या चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? कांस्टेंट नंबर ऐड होता है टू गेट द नेक्स्ट टर्म। कांस्टेंट नंबर ऐड होता है टू गेट व्हाट? द नेक्स्ट टर्म। अरिथमेटिक मतलब क्या? कांस्टेंट वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पे याद रखना जो दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। This is called common difference. So common difference is denoted with D. And what is common difference? Common difference is the difference between the two consecutive terms of that particular AP. उस AP का जो दो terms के बीच का जो difference है, उस difference को क्या कहते हैं हम लोग? Common difference. So what is common difference here in this AP? और अगर तुमसे ये पूछा जाए कि मान लो 5-6 terms दिया हुआ है, उस सीक्वेंस में 5-6 टर्म्स दिया हुआ है और तुमसे पूछा जाए कि क्या ये एपी है या नहीं, तो तुम क्या कैसे फाइंड आउट करोगे कि वो एपी है या नहीं? कॉमन डिफरेंस निकालोगे। अगर कॉमन डिफरेंस हर जगह कांस्टेंट है मतलब वो कौन से सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में? नेक्स्ट। तो अब एक बात ध्यान से नोट करना, अगर पहला टर्म को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे तो सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से। नाउ टर्म्स को या तो T से भी डिनोट किया जाता है, स्मॉल a से भी डिनोट किया जाता है, या स्मॉल t से भी डिनोट किया जाता है। कैसे? यहाँ पे पोजीशन को लिख कर यू कैन यूज एनी नोटेशन। हम लोग टर्म्स को रिप्रेजेंट के लिए कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, या तो कैपिटल टी एन, या तो स्मॉल ए एन, या तो स्मॉल टी एन, कोई भी। बट आई एम गोइंग टू यूज दिस नोटेशन। ये क्या चीज का नोटेशन है? टर्म्स को, सीक्वेंस का टर्म्स को डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, और याद रखना तो स्टैंडर्ड तरीका पहला टर्म को रिप्रेजेंट करने का वो है स्मॉल ए, सिर्फ स्मॉल ए। स्मॉल ए ऐसे लिख, ये लिख दिया तो भी फर्स्ट टर्म हुआ, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या है? ए, मतलब ए क्या है? स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टर्म। तो पहला टर्म को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो मैं यहाँ पे थर्ड टर्म ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन सा टर्म लेना होगा? सेकंड टर्म 3-1। अगर मान लो मैं यहाँ पे फोर्थ टर्म ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन सा टर्म लेना होगा? थर्ड टर्म। I hope you are getting my point of view. तो यहाँ पे difference between two consecutive terms is called what? Common difference. Next. अगर मान लो मुझे term का निकालना हो, मान लो यहाँ पे suppose 3 terms दिया हुआ है. I want everyone to pay attention here. अगर मान लो मुझे 3 terms दिया हुआ है और मुझसे कोई पूछे कि what is 20th term, या पूछा जाए what is 1/5-15th term, तो थोड़ी ना वहां तक पहुंचने के लिए इसमें 3 ऐड करेंगे, फिर वापस से 3 ऐड करेंगे, फिर वापस से 3 ऐड करेंगे। हम ये थोड़ी ना फॉलो करेंगे। हम लोग के पास फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला को भी हम डिराइव करेंगे। ध्यान से नोट करें। एक बात बताओ, पहला टर्म क्या है? इसमें 3 है। सेकंड टर्म क्या है? कैसे? क्या मैं बोल सकता हूँ 3 + 3? एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम 3 के बाद 5 कर देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझना। ठीक, अब बताओ मुझे पहला टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है? 3 + 2 5। थर्ड टर्म क्या है? 3 + 2 + 2। क्या मैं बोल सकता हूँ
उसके बाद का नेक्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। एक बात बताओ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस सिर्फ 3? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 2? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 2 इंटू 2? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 3 इंटू 2? जस्ट नोट डाउन एवरीवन, एक बात ध्यान से नोट करना। क्या मैं 3 को 3 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ? बिकॉज पहला टर्म क्या है, पहला टर्म तो जो है वही हमको लिखना पड़ेगा। सेकंड टर्म क्या होगा बताओ तो? सेकंड टर्म में मैंने पहला टर्म में एक बार सुनना बात को ध्यान से। सेकंड टर्म कैसे है देखो, ये पहला टर्म a1, ये कौन से a2, ये कौन से a3, ये कौन से a4। नाउ टेल मी a2 कैसे आया? a2 आया a1 में एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड करके। एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड करके मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। एक ही बात है 1 इंटू डी। तो 1 इंटू डी को क्या मैं ऐसे अगर रिलेट करूं, देखो ध्यान से, यहाँ पे a2 है ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 माइनस 1, क्योंकि सेकंड वाले टर्म में कितना बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ है? एक बार। यहाँ पे 2 है तो एक बार ऐड हुआ है 2 माइनस 1। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ है? दो बार। दो बार मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से नोट करना, बात को ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, थर्ड टर्म में कितना बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ है? दो बार हुआ है कि नहीं? पहला सेकंड टर्म में कितना बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ है? एक बार हुआ ही नहीं। फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस कितना बार ऐड हुआ है? तीन बार ऐड हुआ है। तीन बार ऐड हुआ मतलब यहाँ पे 4 है तो 3, 4 है तो 3, 3 है तो 2। बात को ध्यान से नोट करना, 3 है तो 2 बार ऐड हुआ, 2 है तो एक बार ऐड हुआ, 4 है तो 3 बार ऐड हुआ। तो क्या मैं ऐसे नहीं रिलेट कर सकता हूं कि यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे 4 है तो 4 माइनस 1 इंटू डी। अगर मान लो मुझे nth टर्म निकालना है तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोल सकता हूँ। नाउ व्हाट इज 3 हियर? फर्स्ट, व्हाट इज 2 हियर? तो क्या मैं इसको जनरलाइज करके ऐसे नहीं लिख सकता हूँ दैट द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में? तो मतलब अगर मान लो किसी भी एपी का मुझे अगर कोई स्पेसिफिक टर्म जानना हो, उनको पता है कि उसमें फर्स्ट टर्म में क्या ऐड होता है? डी ऐड होता है। पहला बार में डी ऐड नहीं होता, फर्स्ट टर्म में डी ऐड नहीं होता क्योंकि वो टर्म इटसेल्फ। सेकंड बार में डी कितना बार ऐड होता है? थर्ड बार में, फोर्थ बार में, nth बार में, n-1 बार। सीधा सा लॉजिक है। सो एवरीवन कॉपी डाउन दिस एंड देन वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस। हरी कॉपी फर्स्ट। Now you require one more concept, एक बार ध्यान से देखना वो चीज। See, you will be given that 3 numbers are in AP, okay? या मान लो लिखा रहेगा 5 numbers are in AP। तो एक बार ध्यान से नोट करना, जब भी लिखा रहे 3 numbers are in AP या फिर 5 numbers are in AP, तो नोट करना एक बार उसमें हम क्या करेंगे, वो 3 numbers को हम क्या लेंगे देखना एक बार। We'll take the middle term as A in both the case, और उसके बाद देखो अगर 3 numbers AP में है तो अगर मैंने मिडिल टर्म को A लिया तो A के लेफ्ट में कितना टर्म्स होगा बताओ तो? एक होगा कि नहीं? और A के राइट में कितना टर्म्स होगा? नंबर ऑफ टर्म्स आई एम आस्किंग, 1 1 ऑन द लेफ्ट एंड द राइट। तो लेफ्ट का टर्म जानने के लिए हम D को सब्ट्रैक्ट करेंगे, D सब्ट्रैक्ट करेंगे A से, और राइट का टर्म जानना है अगर मुझे तो D में क्या करूंगा? ऐड करूंगा। क्लियर? सो इससे होता क्या है कि जब भी 3 numbers in AP हो, जैसे लिखा रहता है 3 numbers in AP whose sum is 24 और 27 समथिंग लाइक दैट, तो इसमें क्या होता है अगर हम ये यूज करेंगे 3 numbers तो हमारा सम ज्यादा आसान होगा। नाउ जस्ट टेल मी एवरीवन, इस 3 टर्म्स में पहला टर्म क्या है? A minus D. What is common difference? That is A minus of A minus D. Check once. What is A minus of A minus D? It is D. Common difference. अगर मान लो लिखा है 5 numbers are in AP, तो हम क्या लेंगे? मिडिल टर्म 1 लेंगे। देखो बहुत सीधा सा बात है, द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। अगर मान लो 5 टर्म्स एपी में है तो मिडिल टर्म एक ही होगा। चेक कर लो, इमेजिन लो, मान लो A1 A2 A3 A4 A5 5 टर्म्स एपी में है तो मिडिल टर्म कितना होगा? उसके लेफ्ट में कितना टर्म होगा, उसके राइट में कितना टर्म होगा? समझ में? तो ये मिडिल टर्म हम A लेंगे, उसके लेफ्ट में 2 टर्म लाने के लिए हम D को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे।
डी को क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट, और राइट का टर्म लाने के लिए डी को ऐड करेंगे। तुमसे पूछा जाए पहला टर्म क्या है, a माइनस 2d, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी हो। अगर मान लो लिखा रहे 4 नंबर्स आर इन एपी, सो नो टर्म, 4 नंबर्स एपी में होगा, तो अगर 4 नंबर्स एपी में होगा तो मिडिल टर्म कितना होगा, 2, तो वो 2 मिडिल टर्म क्या लेंगे हम लोग, a माइनस डी एंड a प्लस डी। अब बताओ मुझे, अगर मान लो ये 2 मिडिल टर्म है तो उसके लेफ्ट में कितना टर्म है, उसके राइट में कितना टर्म है, तो just tell me one thing, what is the difference between these two consecutive terms, tell me, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा, आर यू श्योर, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस पूछा मैंने, कॉमन डिफरेंस माइनस 2d या d, 2d, please check once, is it 2d or minus 2d, 2d है कि नहीं, मतलब मैंने पूछा कि ये दोनों टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देते हो, क्या है बताओ, तो 2d है। नाउ टेल मी एवरीवन, इसके लेफ्ट में एक टर्म है, इसके राइट में एक टर्म है, तो लेफ्ट का टर्म लाने के लिए कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, और इसके राइट का टर्म लाने के लिए कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो बताओ तो इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, और इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो क्या आएगा, तो जब भी इवन टर्म्स हो तो मिडिल टर्म क्या करना, 2 ले लेना, कौन कौन सा, a माइनस डी एंड a प्लस डी, तो उसके लेफ्ट में 2d सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट में 2d ऐड करना होगा, रीजन इज 2d इज द कॉमन डिफरेंस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, 6 टर्म्स हो तो सेम लॉजिक फॉलो होगा, ठीक है, कॉपी करना है। Everyone take out exercise 14, we will do just a very, बहुत ही selective questions आज हम लोग करेंगे, it's not required to do all the sums because this topic you have already done in class 10, so we'll do very selective questions, okay, I'm just showing you one simple sum first, and it is number 3 का number C, so just note down how to write down the answer, that's all, okay, otherwise you all know how to do the sum, उनको सबको को पता है सम्स कैसे करना है, बस मैं बताया था लिखना कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करना है। Now just note down everyone, because when you are writing, when the examination is not in multiple choice pattern, it means that you must also know how to write down the answer, represent, because वहां पे भी मार्क्स कटता है, तो एक बार ध्यान से नोट करें। यहाँ पे सीक्वेंस का अगर देखा जाए तो कौन सा सीक्वेंस है, पहले ये बताओ तो, AP, because यहाँ पे हम लोग 4 सब्ट्रैक्ट करें to get the next term, so what is the first term, what is common difference, -4, यहाँ पे हमको कौन सा टर्म निकालना है, 18th टर्म, मतलब हम लोग को यहाँ पे 18th टर्म निकालना है, क्लियर, तो फॉर्मूला भी मैंने क्या दिया था, a plus n minus 1 into d, that is -4, so we have 9 plus 17 into -4, that is -59. All right everyone, so this is your answer. Now इस सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस में कुछ सम्स दे रहा हूं, and you have to do just now, okay, and the questions which I'm giving is number 6, 9, 13 and 17, only 4 questions, please do fast everyone. Everyone note down question number 9. See, first of all, we are given a sequence, that is, the first term is 19, second term is 91/5, third term is 87/5, है कि नहीं, please check once. और हम लोग को यहाँ पे जानना है कि which term of the progression is the first negative term. We have to find out which term of the progression is the first negative term. So please everyone pay attention. सबसे पहला चीज, यहाँ पे जो पहला टर्म है वो क्या है बताना एक बार, 19 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू
consecutive terms which is clearly -4/5. All right, अब हमको जानना है कि which is the first negative term. So everyone note down, यहाँ पे जो pattern of progression है वो decreasing order में. इसका मतलब कभी ना कभी यहाँ पे डिक्रीज होते होते कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्म शुरू होगा. ठीक है, तो वो पहला नेगेटिव टर्म कब से शुरू होगा और क्या होगा वो हमको जानना है. ठीक है, सॉरी, कौन सा पहला नेगेटिव टर्म है सिर्फ ये जानना है. व्हाट इज दैट नेगेटिव टर्म वो नहीं जानना है. ठीक है, ओनली वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोजीशन व्हिच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. उस टर्म का वैल्यू क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है. सो लिसन हियर, लेट an be the first negative term. अगर मान लो मैंने an को पहला नेगेटिव टर्म लिया है, इसका मतलब we know that the value of that term will be less than 0. Can I say that the value of that particular term will be less than 0? Because anything which is negative का वैल्यू क्या होता है? लेस देन 0 होता है. और कोई भी चीज जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 0. किसी भी चीज का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, और किसी भी नंबर का वैल्यू अगर लेस देन 0 है मतलब क्या है? वो नेगेटिव नंबर है. Now let us apply the formula which is a plus n minus 1 into d, that is -4/5. Let us simplify this. 5 19 95 minus 4 into n minus 1. Let us cross multiply. So if you cross multiply 5 zeros are 0. 95 plus 4 becomes 99. Minus 4n less than minus 99. Now just note down here everyone. Is minus 5 less than minus 2 true or false? Is minus 5 less than minus 2 true or false? Tell me. क्या ये सही है या गलत है? True है, because minus 5 minus 2 से less होता है. अगर मान लो मैंने दोनों तरफ माइनस साइन कैंसिल कर दिया तो क्या ये अब ट्रू है? ये false है. Now in order to keep this left hand side less, I mean true, left hand side less than right hand side, ये अगर मान लो इसके बाद ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस देन साइन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब यहां से एक चीज पता चल रहा है कि इनइक्वालिटी में अगर हम दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अगर हम नेगेटिव साइन हटाते हैं, दैट इज अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा. कैसे? लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा. तो एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे. कैन आई राइट 4n greater than 99? Clear? If 4n is greater than 99 means n is greater than what? 99/4. That is n is greater than 24 point something. If n is greater than 24 point something, now just tell me everyone कि यहाँ पे कौन सा term, which first term is a negative term? It is 24 point something. But क्या किसी भी term का position decimal में हो सकता है? क्या मैं टर्म का पोजीशन डेसिमल में मेजर कर सकता हूं? नहीं. तो 24 पॉइंट समथिंग से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है? 25. Therefore 25th term is the first negative term. Sorry. Copy down. Okay. The value of n has to be greater than, यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि equal to 24 point something. It is greater than 24 point something. तो 24 point something से हम लोग को खुद सोचना पड़ेगा, खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि 24 point something से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर है? It is 25. So 25th term is the first negative term in this particular sequence. Okay. After this we have number 13 to first. Question number 13. See the second term, 31st term and the last term. Now the last, what do you mean by last term? Last term का मतलब तो कोई पोजीशन हमको तो पता नहीं है ना कि वो लास्ट टर्म कौन सा टर्म है. ठीक है, तो ध्यान से फिर से एक बार नोट करना. नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंड टर्म, it is given that second term
is 31/4. उसके बाद 31st टर्म का वैल्यू भी दिया हुआ है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 31st टर्म? इट इज हाफ. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट टर्म. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लास्ट टर्म? अभी मैंने बताया लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, क्योंकि वो लास्ट टर्म, जैसे मैं बोल दिया कि लास्ट में वो मतलब सपोज अगर मान लो मैं लाइन में खड़ा हूं और मेरा पोजीशन लास्ट है, ठीक है. लास्ट है मतलब मेरा पोजीशन अगर लास्ट है मतलब मेरा भी तो कुछ पोजीशन होगा. मतलब या तो मैं 10th पोजीशन पे खड़ा हूं या मैं 15th पोजीशन पे खड़ा हूं. और सिमिलरली अगर वो लास्ट टर्म का मुझे वैल्यू नहीं पता है, सॉरी पोजीशन नहीं पता है, तो मैं उसको क्या चीज से डिनोट करूंगा? m से. सो हियर वी डोंट नो दैट व्हाट इज व्हिच पोजीशन दिस it is -13/2 is which term. Well, we know that this is the last term, but it is which term we don't know, so let it be nth term. Let. Okay, now note down. Find the first term and the number of terms. तो एक बात बताओ, अगर लास्ट में ये वाला वैल्यू है और मुझे उस वैल्यू का पोजीशन पता चल जाए, तो क्या मुझे ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे टोटल कितना टर्म्स है? अगर मान लो लास्ट टर्म का वैल्यू -13/2 है और मुझे इस टर्म का पोजीशन पता चल जाए, तो क्या मुझे ये नहीं पता चल जाएगा कि टोटल यहाँ पे कितने टर्म्स है? क्योंकि अगर मान लो सपोज ये टर्म 10th टर्म है और यही लास्ट टर्म है, तो ऑब्वियसली टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पे? 10 टर्म्स. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? लिसन एवरीवन, इस दो कंडीशन से पहले हम दो इक्वेशंस ऑब्टेन करेंगे पहले, और ऑब्टेन करके पहले दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. सो लेट अस अज्यूम दैट लेट a and d be the first term and the common difference respectively. Now, if the value of second term is 31/4, now tell me what is the formula to determine the term? It is a plus n minus 1 into d. So we know that a plus d is equals to 31/4. Let me mark this as equation number 1. उसके बाद हम लोग को पता है कि 31st टर्म का वैल्यू हाफ है. क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 31st टर्म? इट इज हाफ. नाउ लेट अस यूज द सेम फॉर्मूला, द फॉर्मूला टू डिटरमाइन टर्म, टू ऑब्टेन वन मोर इक्वेशन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? a plus n minus 1 into d. So we find that a plus 30d equals to half. Let me mark it as equation number 2. Now let us solve equation number 1 and 2 simultaneously and obtain the values of a and b. Solving equation 1 and 2, we get, so पहले हम दोनों को subtract कर लेते हैं. ठीक है, subtract करने से a और a cancel हो जाएगा. 30d minus d becomes how much? 29d. Then we have half minus 31/4. If you take LCM, you will get how much? Minus 29/4. और अगर मैं 29 को डिनोमिनेटर में ले लूं तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/4 हो जाएगा. Now put the value of d equals to -1/4 in any one equation. I'm substituting in equation number 1 because यहाँ पे d सिंपल फॉर्म है, यहाँ पे 30 times d है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा. Now put in d in equation number 1. So we have a plus d equals to 31/4. Put the value of d, which is -1/4 minus 1/4. So we have a equals to 31/4 plus 1/4. That is, after simplification we'll get 8. So a का वैल्यू 8 मिल गया, d का वैल्यू -4 मिल गया. और हम लोग को और क्या चीज चाहिए? हम लोग को चाहिए how many terms do we have in this sequence whose last term is -13/2. So now if nth term is -13/4, 2. So what is the formula to determine the term? It is a plus n minus 1 into d, which is -1/4. On solving, tell me what is the value of n you have obtained? 59. इसका मतलब ये जो लास्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है? 59th टर्म है. इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है? 59 टर्म्स.
I hope this is clear to everyone. Copy down first and try number 17 now. Everyone note down question number 17. Okay, बहुत लोगों को 17 में डाउट है. तो सबसे पहला चीज नंबर 17 में देखो क्या लिखा हुआ है. TR be the RH term of an AB. TR be the RH term. Actually इससे इन लोग ये समझा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आप लोग टर्म्स को क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं. मैंने बताया था कि टर्म्स का नोटेशन बहुत सारा होता है. AN, TN, स्मॉल TN. तो यहाँ पे इन लोग का नोटेशन क्या है? कैपिटल T. ठीक है. और इंस्टेड ऑफ राइटिंग n with the TN represents nth term, they have written TR represents rth term. एक ही बात है. अगर मान लो TR rth term को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली TN क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? nth term को. बात सिंपल. ओके, अब देखो आगे. इसका पहला टर्म स्मॉल है और कॉमन डिफरेंस क्या है? स्मॉल टी है. इन लोग बस मतलब इन लोग बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टी कैपिटल टी टर्म के पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल है फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहे हैं और स्मॉल टी कॉमन डिफरेंस को डिनोट कर रहे हैं. सो इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स m and n, if tn nth term be 1 by n and nth term be 1 by n, what is the difference between a and d? तो यहां पे हम लोग को क्या दिया हुआ है देखना एक बार. ऑलरेडी सब में दिया हुआ है कि nth टर्म का वैल्यू जो है वो 1 by n है और nth टर्म का वैल्यू क्या है? 1 by m. So what is the difference between a and d? a minus d का वैल्यू क्या है ये हमको जानना है. अगर a फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहे हैं और स्मॉल टी क्या डिनोट कर रहे हैं? कॉमन डिफरेंस को. So now note down. So if nth term is 1 by n, now what is the formula to determine the term? It is a plus n minus 1, that is m minus 1 into d. So what is the first equation we have obtained? The first equation we have obtained is a plus m minus 1 into d is 1 by n. And the second condition which is given is that nth term ka value is 1 by n. So we have a plus n minus 1 into d equals to 1 by n. Mark it as equation number 2. Now let us solve both these equations simultaneously and obtain the values of a and d. So let us subtract both the equations. Okay, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों का पहले साइन चेंज हो जाएगा. ऑलराइट, दोनों इक्वेशंस, तो ये इसका साइन चेंज होगा, याद पता होगा तुम लोगों को. साइमल्टेनियस इक्वेशन में करते आ रहे तुम लोग. और यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा. देखो क्या आएगा, क्या बचेगा? m minus 1 into t minus n minus 1 into d. राइट साइड में क्या होगा? 1 by n minus 1 by m. Let us take d common. All right, 1 gets cancelled, m minus 1 राइट साइड के डिनोमिनेटर में आ जाएगा. So what is the value of d? 1 by m. All right everyone, just substitute the value of d in any one of the equation you like. Okay, कोई एक में भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या तो 1 या फिर 2 में, किसी में भी. mm कैंसिल हो गया. सो a का वैल्यू क्या है? 1 by mn. Therefore
So what is a minus d? It is 1 by mn minus 1 by mn. So what is the answer? 0. 0 is your answer. All right, everyone. Common class. Now see, after completing, sums, of terms, sums related to terms in a sequence that is AP. Now we are going to start how to find out summation. Okay. So what we have done till now is we have seen how to determine a specific term in the given sequence that is AP. Okay. अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सारे terms को add करते हैं. How to find out sum of first n terms. So the topic is sum of n terms. Okay. Now suppose we know that you have a sequence which is following arithmetic progression pattern. Okay, it is following the pattern of arithmetic. और मान लो मुझे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का सीरीज का पहला n टर्म्स को ऐड करना है. मान लो मुझे इस पर्टिकुलर सीरीज का फर्स्ट n टर्म्स को ऐड करना है. लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट 10 टर्म्स या फर्स्ट 20 टर्म्स या फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब पहला कोई भी n टर्म्स को ऐड करना है. सो इट इज गिवन बाय द फार्मूला n/2 twice a plus n minus 1 into d, where what does n denotes? n denotes up to. मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पे S10 लिख रहा हूं तो S10 का मतलब क्या है? हमको पहला 10 टर्म्स का सब निकालना. यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पे S5 लिख रहा हूं, मतलब what is the meaning of S5? S5 does not mean only the fifth term we are talking about. S5 means the sum of first 5 terms. और अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ A10, तो A10 का मतलब क्या होता है? We are just talking about this specific term that is 10. We are just talking about 10th term. और अगर मान लो मैं A5 लिख रहा हूं, मतलब we are talking about 5th term. But if I write S5, मतलब सिर्फ 5th term नहीं, पहला 5 terms, that is A1, A2, A3, A4, A5, इन सारे terms का summation. हमको आंसर जो मिलेगा summation मिलेगा. इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ 5th term का वैल्यू. इसका मतलब 5 terms का सम निकाल के जो आंसर आएगा वो. Now suppose अगर मान लो मुझे n terms का समेशन निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं we have n/2 a plus n. Now what is the meaning of n? n means the last term. Like मान लो मुझे सपोज पहला 10 टर्म्स का वैल्यू निकालना और मुझे 10th टर्म का भी वैल्यू पता है, 10th टर्म का भी वैल्यू पता है, लेट्स से 20. तो यहाँ पे l क्या डिनोट कर रहा है? What is the meaning of l here? l means 20. So अगर मान लो मुझे लास्ट टर्म जो मुझे सम में इंक्लूड करना है, अगर मुझे वो टर्म का वैल्यू भी पता है और वो कौन सा टर्म है वो भी पता है, तो इट्स बेटर यूज द सेकंड फॉर्मूला. व्हाई? सी हाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड. इस फॉर्मूला से ये रिड्यूस हुआ है. कैसे देखना है? सी यू ऑल नो दैट, एवरीवन नोट डाउन, सिंस यू नो दैट SL is n/2 twice a plus n minus 1 into d. क्या मैं इसको लिख सकता हूं a plus n minus 1 into d? Yes, everyone. Now what is a plus n minus 1 into d? Everyone note down. So an means I'm denoting that with l. So it is n/2 a plus l. All right. Common first. Now see next. Everyone note down. Suppose we have got, let's say a1, then we have got a2, a3, a4, a5, a6, a9, sorry, a7, a8, a9 and a10. Now let's say S6. So what is the meaning of S6 here? Can you tell me? First 6 terms का sum. Now अगर मान लो मैं पहला 6 terms का sum निकाल के उसमें से अगर मान लो मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने पहला 5 terms का sum निकाल के तो आंसर क्या बचेगा बताओ? कौन सा टर्म बचेगा या सम बचेगा? कौन से टर्म बचेगा बताओ? तो 6th टर्म बचेगा. और मान लो मैं अगर S7 में से अगर मैं S6 हटा दूं तो कौन सा टर्म बचेगा? सिर्फ कौन सा टर्म बचेगा? सिर्फ 7th टर्म, क्योंकि S7 निकाल के मैंने उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? टिल 6th टर्म. तो क्या बच जाएगा? A7. तो एग्जैक्टली सेम वे अगर हम ऐसे देखें कि जैसे मैंने 6th टर्म तक का सम निकाला और जस्ट उससे पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया समेशन, तो क्या बचा? A6. तो एग्जैक्टली सेम वे अगर मान लो मैं Sn में से s of n-1 हटा दो, सम टिल n टर्म निकाला और उसमें से n-1 टर्म तक का सम हटा दिया, तो क्या बचा बताओ?
All right, so cover up this one. Now we now start exercise. I will start exercise 14C. Everyone note down the first two questions which I'm explaining. Note down here, everyone. Number one. So we are given a series that which is 5 plus 8 plus 11 and so on. Now इस सीरीज का हम लोग को पहला 10 टर्म्स का सम निकालना है. इस सीरीज का पहला 10 टर्म्स का सम निकालना है. इस सीरीज का पहला टर्म क्या है? 5. क्या ये AP है? Yes, because common difference is everywhere plus 3. Clear? Okay, next. अब हमको यहाँ पे निकालना है कौन से कितने टर्म्स का समेशन? पहला 10 टर्म्स का सम निकालना है. So you know that Sn is given by n by 2, that is 10 by 2 twice a plus n minus 1 into d, that is 3. So it is 5 into 37, that is 185 is the answer. All right. Now एक में एक और सम में करा रहा हूं, देखना एक बार. 1 का नंबर 5. देखो यहाँ पे भी हम लोग को एक सीरीज दिया हुआ है. फर्स्ट टर्म इज 101, सेकेंड टर्म इज 99, थर्ड टर्म इज 97 एंड द लास्ट टर्म टू बी एडेड इज 47. मतलब मुझे लास्ट टर्म जो मुझे ऐड कर मतलब जो इंक्लूड करना है समेशन में वो कौन सा टर्म है? 47. सो टेल मी एवरीवन, यहाँ पे जो पहला टर्म है वो क्या है बताओ तो एक बार. 101. क्या ये सीरीज क्या ये AP है या नहीं है बताओ? Yes, because common difference is 2 minus 2 everywhere. Sorry, minus 2 everywhere. So minus 2 is the common difference. और मुझे यहाँ पे ये पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म को इंक्लूड करना है and the last term to be included is what? 47. But यहाँ पे हमको ये नहीं पता है कि ये last term कौन सा टर्म 47 कौन सा टर्म है, क्या हम लोग को पता है? नहीं. So let this 47 be the nth term. Because you all know that when we are talking about a specific term, जब मैं एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में बात कर रहा हूं मतलब an, और जब मैं बहुत सारे टर्म्स का सम निकाल रहा हूं Sn. So it is a plus n minus 1 into d. It was 103 minus 47, 96. Sorry, 46. So what is the value of n? 20. मतलब यहाँ पे हम लोगों को कितने सारे टर्म्स को ऐड करना है? फर्स्ट कितने टर्म्स को ऐड करना है? फर्स्ट 28 टर्म्स को ऐड करना है. So let's find out this 28. n by 2. यहाँ पे हम n by 2 a plus l वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. a plus l. ठीक है, कैलकुलेट what is the answer. What is the result after multiplication? 2070. All right. Everyone note down. As you know that it is just, we can say it is a continuation of the chapter you have done in class 10. So exercise 14B, you have to do all the questions. Clear? Now 14B, all the questions in homework doesn't mean that जो हम लोगों ने किया उसको skip करके नहीं. All the questions from number 1 to 18. There are 18 questions. Check once. So you have to do all the questions from 1 to 18. Will not skip a single question. Okay. 14C का 1 से लेके 8 तक. Okay, you cannot skip one single question. Okay, don't assume that ye wo anything like that. Okay, that I thought this, I thought that. No, nothing. All the question means एक question करना है serially. जो doubt, whatever questions you get doubt in the first attempt,
You are going to try once again. That also I'll check. Don't say that. ये मत बोलना नेक्स्ट डे कि सर मेरे को क्वेश्चन देख के लग गया कि हमसे नहीं होगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. क्लियर? यू हैव टू ट्राई दैट. जैसे कल अगर ट्यूशन है कल, तो फिर आज तुमको पूरा ट्राई करना है उसको, जब तक कल ट्यूशन में नहीं आ रहा है तुमको. सो दैट वो सेकेंड टाइम में अगर हो जाए, थर्ड टाइम में हो जाए, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. विद दिस आई एम एंडिंग टुडेस क्लास. थैंक यू एवरीवन.